नमस्कार दोस्तों। आज संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के टॉपिक पे में जो है हम लोग मूलाधिकारों पर चर्चा करेंगे। मूलाधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल जो है 12 से 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बताएंगे हम आपको। इसका नाम जो है मूल अधिकार क्यों रखा गया। एक बात इसमें यह है क्योंकि यह संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा इसके लिए प्रदान की गई है, जो किसी भी राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धांत होता है। तो एक कारण तो यह है और दूसरा कारण यह भी है कि एक मानव के विकास मतलब चहुमुखी विकास के लिए भी यह आवश्यक है। और चहुमुखी विकास में आप जैसे भौतिक विकास है, व्यक्ति का भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, ये 4 स्तंभ हैं। तो व्यक्ति के विकास, चहुमुखी विकास के लिए जो है यह आवश्यक है। अब एक प्रश्न बहुत वैसे हाई लेवल पे पूछता है, लेकिन चलिए इसकी चर्चा कर ही ली जाए कि सर्वप्रथम मूलाधिकारों की चर्चा कहाँ की गई या कहाँ से इसका प्रारंभ है। तो सबसे पहले जो है ब्रिटेन में मूलाधिकारों की बात सामने आई। वहाँ सम्राट थे जॉन, उनके द्वारा एक बिल ऑफ राइट्स था, अधिकार पत्र उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था 1215 ईस्वी में। सर्वप्रथम जो है इस व्यक्ति के जो विकास के लिए, नैसर्गिक विकास के लिए जिन अधिकारों की बात की गई वह वहीं सबसे पहले की गई। उसके बाद जो है फ्रांस में 1789 में आप लोग जानते होंगे लुई 16वें को फांसी दे दी गई। यही जो है नागरिक अधिकारों के विरुद्ध वह कार्य कर रहा था। और अमेरिकी संविधान में भी जो है मूलाधिकारों की चर्चा की गई है। वही बिल्स ऑफ राइट्स में 1791 ईस्वी में ये वहाँ के संविधान में इसको शामिल किया गया। और हमारे संविधान में जो मूलाधिकार है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है अमेरिकी संविधान का ही है। भारत में इसके विकास को अगर देखा जाए तो 1895 का एक संविधान विधेयक था, उसमें बात की गई। फिर विभिन्न मंचों पर विभिन्न लोगों द्वारा उठाई गई, जैसे 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट एक थी। नेहरू रिपोर्ट में भी जो है मूलाधिकारों की चर्चा थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन थे, मद्रास अधिवेशन हो 1927 का या फिर 1931 का कराची अधिवेशन हो, इवन महात्मा गांधी ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजी शासन के समक्ष मूलाधिकारों की मांग की थी 1931 में। इन सारी चर्चाओं के बावजूद जो हमारे संविधान के ज़्यादातर भाग जिस भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे 1935 में मूलाधिकारों को नहीं रखा गया। तो यह भारतीय जनमानस में इसका भी एक आक्रोश था। टीबी सप्रू ने जो है 1945 में इसकी मांग की। उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उसके समक्ष रखा, माना नहीं गया। लेकिन समय समय पर मूलाधिकारों की जो बात थी, भारतीय जो राजनेता हमारे थे या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनके द्वारा भिन्न भिन्न मंचों पर इसको उठाया गया था।
अब इसके संवैधानिक स्वरूप की बात की जाए तो संविधान सभा का जब निर्माण हुआ, उसके बाद संविधान बनाने की बारी हुई, तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूलाधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें एक उप समिति भी बनी थी। उस उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। ये सारे फैक्ट्स हैं, पूछ सकते हैं परीक्षाओं में, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कहीं भी। और इसी परामर्श समिति के सिफारिश पे जो है हमारे संविधान के भाग 3 में मूलाधिकार को जगह मिली। तो ये एक थोड़ी सी प्रस्तावना थी इसकी। अब मूलाधिकारों पर हम चलते हैं। मूलाधिकारों में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 ये जो है फैक्ट पूछ सकता है आपसे कि मूलाधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है। भाग 3 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। ये बहुत ध्यान से इन फैक्ट्स को आप देखिएगा। आर्टिकल 12 और 13। 12 में राज्य की परिभाषा है। अब राज्य की परिभाषा या राज्य क्या है, ये आर्टिकल 1 में भी आप लोग देखे होंगे। अब इसमें जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो कुछ इस आधार पे दी गई है, जैसे जो भी सरकार संघ केंद्र में शासन कर रही है उसके कार्यकारी और विधायी जितने अंग हैं और भारतीय संसद है, फिर राज्य है, राज्य की विधायिका है, राज्य के विधायी अंग हैं, फिर स्थानीय स्वशासन पे जो ग्राम पंचायतें हैं, नगर पंचायत है, इसके जो अंग हैं, और गैर संवैधानिक जो निकाय हैं उनको जो है आर्टिकल 12 में राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। वो सब राज्य का हिस्सा है। आर्टिकल 13 में जो है वह कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण या न्यूनीकरण करने वाला अगर कोई कानून या संविधान संशोधन किया जाता है अथवा बनाया जाता है तो वह शून्य घोषित हो जाएगा। मतलब कहने का ये अर्थ है, अगर इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो वो न्यायिक समीक्षा के योग्य होगा। न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। वह देखेगा कि यह जो संविधान गारंटी दे रहा है व्यक्ति को कि आपके नैसर्गिक विकास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं संविधान में, उनके कहीं विरुद्ध तो नहीं या उसको कहीं कम तो नहीं कर रहा है। अगर वह कम कर रहा है तो आर्टिकल 13 के तहत उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ये इसको जो है न्यायालय में लागू किया जा सकता है। और इसमें 2 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, 32 है आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल है 226। आर्टिकल 32 के तहत जो है, अभी संवैधानिक उपचार में हम बताएंगे इसको आपको, तहत जो है आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर ये जो मूलाधिकार हम आपको बता रहे हैं इसका उल्लंघन हुआ हो, ये जो अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध ही आपको प्राप्त है। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जो है आप रिट दाखिल कर सकते हैं अपने मूलाधिकारों के उल्लंघन पर। तो ये तो बात थी आपके आर्टिकल 12 और 13 में। अब उसके बाद जब संविधान के प्रारंभ में 7 प्रकार के अधिकारों में इसको मूलाधिकारों में बांटा गया था। ये प्रारंभ की मैं बात कर रहा हूँ। समता का अधिकार या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में जो है इसका वर्णन है। और क्या क्या है मैं ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ। इसका नोट्स भी टेलीग्राम इसमें आपके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भेजा जाएगा, उसमें ये दिया जाएगा, ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में है।
विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें फैक्ट जो पूछता है वो पूछ सकता है आपके कि विधि के समक्ष समानता जो है यह कहाँ से प्रभावित है या कहाँ के संविधान से लिया गया है, कुछ इस तरह की बातें आपसे पूछ सकता है। तो विधि के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन के कानून से प्रभावित है और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। तो ये आर्टिकल 14 है। 15 में जो है चलिए एक बार इसको कैटेगराइज देख लेते हैं पूरा, फिर मैं 2 पर डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा आज। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और 24 में इसकी चर्चा की गई है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, ये अनुच्छेद है, सब आर्टिकल्स हैं। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं वो 29 से 30 में। संविधान के प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार जो है भी मूल अधिकार था, जिसकी चर्चा जो है आर्टिकल 13 में की गई थी, 31 में। तो 31 को बाद में जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है वो लाया गया और इसको यहाँ से हटा दिया गया। मतलब भाग 3 से हटा के इसको भाग 12 में ले गया गया और आर्टिकल 300 क के तहत इसको रख दिया गया। और यह आज जो है एक मूल अधिकार न होकर के, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कानूनी अधिकार, लीगल राइट है। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन पूछता है अक्सर परीक्षाओं में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सब फैक्ट्स पे आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा कि अब इसमें 3-4 फैक्ट्स पूछ सकता है, जैसे संपत्ति का अधिकार संविधान के प्रारंभ में कहाँ था, ये स्थिति पूछ सकता है। दूसरी स्थिति यह पूछ सकता है कि इसका संबंध किस संविधान संशोधन से है। तीसरी चीज़ पूछ सकता है कि ये किस भाग, आज के वर्तमान समय में यह संविधान के किस भाग में है, या यह पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत इसको रखा गया है। तो ये है, मतलब इसको अब हटा दिया गया है, यह हमारे मूल अधिकार यह नहीं है हमारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में जो है इसकी चर्चा की गई है। अब इन्हीं को जो है इलेबोरेट हम करेंगे और यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और अक्सर आते हैं। पॉलिटी से अगर प्रश्न पूछता है तो एक आध क्वेश्चन संभावना रहती है कि मूलाधिकारों से रहे, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत ही नज़दीक है। तो किसी भी परीक्षा में इससे 1-2 क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। तो अब चलिए समानता के अधिकार पर हम चर्चा करते हैं। समानता के अधिकार में जैसे पहला आर्टिकल 14 में मैंने बता दिया, 14 से 18 तक में देख रहे हैं आप, समता का अधिकार है, असमानता का अधिकार है। तो 14 मैंने अभी चर्चा किया आपको कि विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, ये है। तो इसका एक डिबेट है इस पे, मतलब मोटा मोटी यह अर्थ समझिए कि संविधान की दृष्टि में कोई उपाधि या किसी को विशेषाधिकार नहीं रहेगा। मोटा मोटी कहने का यह मतलब है, जैसे हम हैं, कोई डीएम साहब है या कोई भी है कोई, तो वो इक्वल रहेंगे, अधिकारी हो या आम नागरिक हो, विधि के समक्ष जो है वो समान दृष्टि से देखे जाएंगे और उसी की तरह जो है उनके ऊपर कानून लागू होंगे। अब आर्टिकल 15 है, इसमें यह कहा गया है कि धर्म, मूल, लिंग, वंश अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा कि कोई किस वंश में जन्म लिया है, उसका लिंग क्या है, उसका धर्म क्या है। तो इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब सभी व्यक्ति समान रहेंगे, इन आधारों पर उनसे विभेद नहीं किया जाएगा। अब कुछ आर्टिकल 15 में कुछ अपवाद भी हैं, इसके भाग हैं 15 1 2 3 4 करके। तो आप देखेंगे राज्य को कुछ मतलब इसमें छूट दी गई है कि कुछ विशेष आधारों पर, जैसे महिलाओं की शिक्षा है, कोई एक पिछड़ा वर्ग महिला को ले सकते हैं आप, समाज में उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो उस आधार पर कोई मतलब
एक सॉलिड आधार होना चाहिए जिससे न्यायालय सहमत हो और वह संविधान के प्रावधानों का विरोध न करता हो। उस आधार पर कुछ विशेषाधिकार राज्य को दिए गए हैं कि वो मतलब डिस्क्रिमिनेट कर सकता है इस आधार पर, जैसे महिलाओं को शिक्षा में कुछ रिजर्वेशन देना, इस तरह की बातें जो है आर्टिकल 15 में है। अब 16 में भी यही कहा गया है कि लोक नियोजन जो होगा, नौकरी पेशा जो सरकार द्वारा वो होगा, उसमें भी लिंग, जन्म और वंश इस सब आधारों पर जो है भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी जो है इसके अपवाद हैं। 16(4) में आप देखेंगे तो लिखा गया है कि राज्य जो अति पिछड़ी जिनकी स्थिति है उनके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तो रिजर्वेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से आया है, जो ज़रूरी भी है। अब ये आर्टिकल 16 की चर्चा हम लोग कर लिए। 17 में जो है वो अस्पृश्यता का अंत और उसके आचरण को निषिद्ध किया गया। अब अस्पृश्यता क्या है, संविधान में इसको कहीं एलिबरेट नहीं किया गया है, कहीं भी इसको मतलब बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया है कि अस्पृश्यता है क्या। तो एक मैसूर हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसमें थोड़ा बहुत जैसे बताया गया है, इसको एकदम एग्जैक्ट जो है इसको परिभाषित नहीं किया गया कि अस्पृश्यता है क्या चीज़, लेकिन कुछ बताया गया उसके बारे में। जैसे मंदिरों में प्रवेश, कुछ जातियों को जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं था, मनोरंजन स्थल है वहाँ पर प्रवेश नहीं था, तो इसको अस्पृश्यता की श्रेणी में रखा गया और इसका निषेध किया गया इस आर्टिकल के द्वारा कि ऐसा नहीं होगा। कोई भी मंदिर जा सकता है, कोई भी जो है मनोरंजक स्थानों पर जा सकता है, कुएं से पानी कोई ले सकता है। कुआं खैर आज के डेट में जो है एक मिलेगा नहीं कहीं, लेकिन फिर भी एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ लोग एकत्र होते हैं वहाँ जातिगत आधार पर या धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है आप नहीं करेंगे। तो अस्पृश्यता का मोटा मोटी यही मतलब है कि जो भेदभाव है, ऊंच नीच इस तरह का जो है, इसका अंत, और ऐसा अगर कोई आचरण करता है तो वह दोषी माना जाएगा, मतलब वह अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है। और आर्टिकल 18 जो है वह कहता है कि उपाधियों का अंत, मतलब अंग्रेज़ों के समय में आप देखेंगे, आप पहले बहुत उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे राय बहादुर की उपाधि। तो अब मतलब यह विशेषाधिकार दिखाती हैं। अगर आप आस्टीन को, जेनिंग्स को या ऐसे विधि विशेषज्ञों को देखेंगे तो वो तो किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का जो है वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं संविधान प्रदत्त जो विशेषाधिकार है वो भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो जो आर्टिकल 14 है हमारा, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये झूठा साबित हो जाएगा। तो इसी मतलब मूल तत्व को स्थापित करने के लिए आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया, लेकिन उसमें कुछ उपाधियों को छोड़ दिया गया। जैसे सेना की उपाधियाँ होती हैं, परमवीर चक्र है, इस तरह के, तो यह वास्तव में जो डिजर्व करता है वैसे लोगों को दी जाती हैं। तो इन उपाधियों को छोड़ के शिक्षा और सेना से संबंधित जो उपाधियाँ हैं उनको छोड़ के बाकी सारी उपाधियों को जो है वो अंत कर दिया गया। अब उपाधि में जैसे मैंने राय बहादुर बताया, या फिर पढ़े होंगे आप गांधी जी को या सर की उपाधि मिलती थी, इस तरह की उपाधियाँ जो है पढ़े, नाइटहुड की उपाधि मिलती थी, ऐसी उपाधियों का जो है अंत कर दिया गया। संविधान लागू होने के बाद ऐसी कोई उपाधि बची नहीं। तो यह 4 आर्टिकल जो है वह समता के अधिकार के थे। इससे प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ आपको, ये सीधा प्रश्न यहाँ से भी आ सकते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे पूछ सकता है समता का अधिकार जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, या स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन दे देगा आपका, यही 4 ऑप्शन बना देगा, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, ऐसे आर्टिकल ऑप्शन में दे देगा। और एक कोई उठा के आपसे पूछ देगा शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे मतलब प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
और दूसरा टॉपिक जो है मैं आज ये स्वतंत्रता का अधिकार भी खत्म कर देता हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 19 से लेके और 22 तक है। अब आर्टिकल 19 में क्या है, 6 प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। जैसे उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है, जो बार बार पूछता है। अब प्रेस की स्वतंत्रता पूछ देता है कि किसके अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ठीक है। सम्मेलन करने की, कहीं मतलब शांति प्रिय सम्मेलन आप कर रहे हैं तो उसकी स्वतंत्रता है आपको, मतलब उससे सुरक्षा प्रदान हमारा ये संविधान का मूलाधिकार जो है आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है यह करने के लिए। संघ बना सकते हैं, संचरण, मतलब 6 प्रकार की बातों स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे वाक और अभिव्यक्ति हो गई, सम्मेलन हो गया, संघ हो गया, संचरण हो गया, निवास हो गया और वृत्ति हो गई। ठीक है, ये 6 आधार हैं। तो संघ आप बना सकते हैं कोई, संचरण, अबाध संचरण, देश में कहीं भी आप घूम सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से हमको मिलती है। निवास, अब बच सकते हैं कहीं भी। पहले धारा 370 थी तो उसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये सारे प्रावधान होते थे, लेकिन अब जनरलाइज हो गई हैं चीज़ें। तो अब वृत्ति का अधिकार है, जैसे नौकरी पेशा या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं आप तो देश के किसी भी कोने में कहीं जाकर कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 जो है हमको अधिकार देता है इस चीज़ का। अब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये है आर्टिकल 20। तो अब इसमें जो है क्या है कि कोई अब व्यक्ति जो है अपराधी है तो उस समय जो लागू नियम हैं और उनमें जो व्याख्या की गई है, अपराध के लिए 6 महीना जेल होगा, साल भर जेल होगा, 500 जुर्माना होगा, जो लागू कानून है उसी के तहत जो है उसको दंड दिया जाएगा। ये आर्टिकल 20 जो है यह बात बताता है। दूसरी चीज़ है कि दोहरी क्षति नहीं होगी, एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, ये है, ये करता है। और उस व्यक्ति के वक्तव्य को साक्ष्य के रूप में आप कहीं कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 20 के तहत कवर होता है। 21 में क्या है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार है ये कि उसके प्राण और देह से उसको विमुख नहीं किया जा सकता है। केवल एक ही स्थिति में ऐसा किया जा सकता है जब कोई बड़ा अपराध कर दिया हो और विधि, जो विधि है और उसको यह दोषी मानती है कि इसके प्राण को लिया जा सके। एक यही स्थिति है, विधि द्वारा स्थापित जो भी नियम कानून है उसके अंतर्गत वह अपराधी घोषित होता है और उसी के अंतर्गत जो है इसके प्राण लिए जा सकते हैं, अन्यथा किसी अन्य प्रकार से जो है उसको इससे विमुख नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 22 में जो है कुछ दशाएं हैं जिसमें गिरफ्तारी से निरोध है। जैसे किसी को आप गिरफ्तार करेंगे तो उसको कारण बताना पड़ेगा, कुछ सर्टेन टाइम है, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 22 में हैं। तो आज हमने 2 पार्ट कवर कर लिया इसका, क्या, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये चारों फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 21 में अभी हमने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की। आर्टिकल 21 कब ही जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट संशोधन है, इसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। यह प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। 86 जो अमेंडमेंट था उसमें इस प्रावधान को रखा गया, तो यह भी ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है आप लोग हमारी मदद करिए और इसको, यह निःशुल्क है चैनल, इसको अधिक से अधिक प्रसारित करिए। विवस्वान भाई को धन्यवाद देते रहिए आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा, इस पर सारे मैटर ये आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।